एक तो है कि सबसे पहले CRR, SLR, ये जानते हैं ना? CRR क्या यस होता सर। है, SLR क्या होता है, उसके जी द्वारा सर। फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इन सारे चीजों के माध्यम से RBI क्या करती है कि मनी को अर्थव्यवस्था में कितना इनफ्लो करना है उसके ऊपर कंट्रोल करती है। जैसे CRR के बारे में उस दिन मैंने समझाया था, बैंकिंग के बारे में मैंने जब बताया था, आपको क्या बताया था कि मान लीजिए कोई बैंक है, उसके पास 1,000 करोड़ रुपया जमा होता है, तो क्या वो सारा का सारा पैसा मुकेश अंबानी को और अडानी को बांट देगा लोन के रूप में? नहीं ना। तो नियम क्या है कि 4%, यानी कि 1,000, मान लीजिए 1 लाख रुपया बैंक में जमा हुआ है, तो उसका 4%, यानी कि 4,000 रुपया वो क्या करेगा, कैश के फॉर्म में रखेगा, मेंटेन करेगा अपने अकाउंट में वो, कि नहीं। क्यों रखेगा? क्योंकि मान लीजिए कि हम अभी 1 लाख रुपया में 50,000 रुपया मेरा ही जमा है उसमें, बैंक के पास टोटल 1 लाख रुपया ही है। अब वो क्या किया है कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपया अगर अडानी को दे दे लोन के रूप में, हम अपना पैसा जो मांगने के लिए जाएंगे, अभी जो आपको पढ़ाए कि वो क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट पढ़ाए ना, तो मांगने के लिए पैसा जाएंगे तो पैसा देगा कहाँ से? तो इसीलिए बैंक को बैंक रन होने से बचाने के लिए, अभी बैंक रन क्या होता है ये भी समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 5-10 दोस्तों ने मिलके हमने 10-10 हजार रुपये जमा किए, 1 लाख रुपए जमा हो गया बैंक में। तो 10 दोस्त एक साथ पहुंच जाए बैंक कि भाई बैंक हमको पैसा दो, कहाँ से देगा वो पैसा? बैंक पैसा कहाँ से कमाता है? आपसे लिया, आपका पैसा अडानी को दिया, अडानी से उन्होंने इंटरेस्ट ज्यादा लिया, आपको कुछ कम इंटरेस्ट दिया, जैसे 4% आपको इंटरेस्ट दिया, अडानी को उन्होंने 12% इंटरेस्ट पे पैसा लगाया, तो बीच में जो 8% का मार्जिन आया उसी में से बैंक का प्रॉफिट भी है, बैंक अपने कर्मचारी को सैलरी भी देता है। बैंक तो सिर्फ इंटरमीडिएटरी का काम करता है ना। तो वही होता है कि 10 दोस्त ने मिलकर 10-10 लाख 10-10 हजार रुपये जमा किए थे, और 10 दोस्त एक साथ हम बैंक पहुंच जाए कि भाई बैंक मेरा पैसा दो, तो बैंक पैसा कहाँ से देगा हमको? तो उसी को बचाने के लिए क्या करता है कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदेश देता है कि 4%, यानी कि 4,000 रुपये जो है कि आप कैश के रूप में रखेंगे, ताकि मान लीजिए कोई दोस्त एक मेरा पहुंच गया कि भाई हमको 2,000 रुपये दो, तो वो दे देगा उससे। 4,000 रुपया तो रखेंगे ही एकदम कैश के रूप में। साथ के साथ फिर SLR 18% या 22% ये होता है, अभी पता नहीं 22% या क्या चल रहा है, RBI जैसा निर्देश देता है उतना परसेंट रखना पड़ता है। तो उसको एक 23 मिनट से 46 था। क्या है, 23 से 46 है। इतना ज्यादा हो गया है SLR? मिनिमम इसका 23 है सर, और लास्ट कहीं देख रहे थे आज हम भी। नहीं नहीं, एग्जैक्ट उसका डाटा क्या है मुझे भी पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, वो RBI का वेबसाइट खोल के देखना पड़ेगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग सर कुछ? एनडीटीएल क्या होता है? हाँ एनडीटीएल थोड़ा सर। एक्सप्लेन करते हैं। ओके ओके, आ रहे हैं उसमें, NDTL पे भी आ रहा है। तो वो पहले ऐसा, हाँ अभिषेक कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ सर बोलना चाह रहे इसमें एक क्वेश्चन मेरे को है। हैं? सर इकोनॉमी में जितने भी करेंसी फ्लो होते हैं, हम्म हेलो, हम्म, तो सर पूछिए। उसका तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? इंट्रिंसिक वैल्यू सर, जिसने बताया था आपको, करेंसी जो इंट्रिंसिक होते हैं वैल्यू, नोट, उसका तो, देखिए, हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं है नहीं सर। है, बिल्कुल नहीं है। तो सर इकोनॉमी में फिर आरबीआई में, तो आरबीआई फिर सर नोट कैसे छापेगा सर वो? तो मैंने बताया ना इंट्रिंसिक कि वैल्यू RBI भी, अपने पास गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रोमिसनरी नोट, ये सब पढ़ाएंगे, शेयर मार्केट वगैरह जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। आप समझ लीजिए कि एक मोटा मोटी भाषा में सिर्फ समझ लीजिए कि RBI उतना सोना अपने पास रखता है जमा, ये मोटा मोटी है। सिर्फ सोना ही नहीं होता है, सोना के अलावे वो गवर्नमेंट सर सिक्योरिटी वगैरह जो होती है, वो प्रोमिसनरी नोट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो कि वो जमा होता है, उसके गोदाम में रखा हुआ रहता है। एक मोटा मोटी भाषा में आप इतना जान लीजिए, फिर जब इसको पढ़ाएंगे तो डिटेल में अच्छे से समझाएंगे वो इस बात को। क्लियर है अभिषेक, क्लियर है? लेकिन सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू अगर है ही नहीं, हाँ, वो फिर वो आएगा कहाँ से सर नहीं, इकोनॉमी में? देखिए उस इंट्रिंसिक वैल्यू को पूरा करने के लिए ही तो मैं बता रहा हूँ कि RBI अपने पास जैसे कि 1,000 करोड़ रुपए छापा उसने ना, तो 1,000 करोड़ रुपए के मूल्य के वो सोना अपने गोदाम में रखेगा जमा। एक मोटा मोटी आप इतना समझिए कि आपके पैसे का इंट्रिंसिक वैल्यू आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बदले वो सोना रखा हुआ है। समझ गए? उतना सोना रखा हुआ रहता है, वो मैं पढ़ाऊंगा कैसे RBI पैसे जारी करता है, बहुत टेक्निकल टर्म होता है भाई, इकोनॉमिक्स इतना आसान नहीं होता है। एक चीज दूसरी चीज से लिंक कराता है। जो आरती बता रही है कि SLR 18% है, उसको समझाते हैं। तो हमने पढ़ा कि 4% CRR रखेगा और 8% क्या रखेगा, वो SLR रखेगा।
18% SLR रखेगा। तो SLR 4% तो उन्होंने कैश के फॉर्म में रखा था, लेकिन 18% जो पैसा लगाएगा वो किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड में, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट के PSUज में वो पैसा लगा देगा। ठीक है, वो क्या होता है कि मान लीजिए अडानी तो पैसा लेके भाग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का तो डूबेगा नहीं ना पैसा। गवर्नमेंट के अगर किसी PSU में लगाया या गवर्नमेंट के किसी क्या कहते हैं सिक्योरिटी में जमा किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि सरकार भी कई बार लोन लेती है। मोदी जी को दीनदयाल उपाध्याय सुटकेस ले लो योजना चलाना है, किसान का 6,000 रुपया भेजना है मोदी जी को, तो सरकार भी तो पैसे लेगी ना लोन कहीं ना कहीं से। तो सरकार भी मार्केट से पैसे उठाती है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम लोग बोलते हैं। कि अब आपको जो है कि एक कागज पे लिख के दे दिया जाएगा कि आपसे 10 लाख रुपया मोदी जी ने उधार लिए हैं, 10 लाख के बदले जो है कि 8-8% रुपया पर महीना, मतलब 8-8% ब्याज आपको मिलते रहेगा, आप निश्चित मस्त होकर घर में सोइए। वो RBI जारी करती है, RBI चूंकि सरकार का बैंक है ना, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। ठीक, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में पैसे लगाएगी सरकार, वो RBI 18%, 18 वो बैंक 18% उसमें पैसे जमा रखेंगे। तो आप देखिए कि 22%, सॉरी 4% प्लस 18%, यानी कि 1 लाख रुपया बैंक के पास था, उसमें से 22,000 रुपया के करीब करीब क्या है कि पैसा रिजर्व फॉर्म में रखा हुआ है, और उधर जो बाद में के पैसा 78,000 रुपया पैसा रहा वो अडानी अंबानी को उन्होंने लोन के रूप में दे दिया। अब क्या होगा कंडीशन कि मेरा एक दोस्त जाता है बैंक कि हमको साहब 4,000 रुपया दीजिए या 10,000 रुपया दीजिए, तो वो पैसे सरकार बैंक में रखे हुए हैं ना, तो वो जो है कि 10,000 रुपया उसको निकाल के दे सकता है। तो अब जो है कि बैंक रन का कंडीशन नहीं होगा कि दसों दोस्त, मतलब कि तो सब लोग अगर एक साथ पहुंचना स्टार्ट कर दे बैंक में, तो तत्काल रूप से RBI, सॉरी कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ पैसा उसको दे सकेगा, उसके डिपोजिटर को। ठीक है, क्लियर है, कुछ कुछ समझ में आया? यस सर। कोई बात नहीं। यस सर। अब आसान चीजें पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ज्यादा लोड लेने का नहीं, इकोनॉमिक्स एक दिन में समझ में आने का नहीं। देखिए उषा थोराट कमेटी है, ये RBI से संबंधित है, 2004 का है। मालेगाम समिति है, 2014 का है, ये भी RBI से संबंधित है। बीरमल जलान समिति है, 2019 का है, ये भी RBI से संबंधित है। मैं सिर्फ इस कमेटी का नाम बोल रहा हूँ, इसके बारे में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि और मुद्दा कम्प्लेक्स हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस कमेटी का नाम याद कर लेंगे कि उषा थोराट कमेटी 2004 किससे संबंधित है, RBI से। मालेगाम समिति 2014 किससे संबंधित है, RBI से। विमल जलान समिति 2019 किससे संबंधित है, RBI से। बस इसको याद कर लेना है, क्या है कैसे है कल समझाएंगे, नहीं तो वो गचपच हो जाएगा। इकोनॉमी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है ही है। उषा थोराट समिति किससे संबंधित है, RBI। मालेगाम समिति किससे संबंधित है, RBI। विमल जलान समिति किससे संबंधित है, RBI। RBI। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना। इससे पहले एक समिति का मैंने और नाम बताया था आपको, दिनेश वर्मा समिति किससे संबंधित है, दिनेश वर्मा समिति RBI। क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के संबंधित है। ऐसे ही सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से दिनेश वर्मा समिति का संबंध किससे है, RBI से है। जैसे कि तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट संबंध किससे है, गरीबी से। हाँ? रंगाराजन गरीबी से। समिति, हाँ गरीबी से। रंगाराजन समिति बेरोजगारी से। नहीं, रंगाराजन समिति बैंक से संबंधित है, सॉरी सर, जी जी जी। है ना। वो पूछा गया था इसमें CDPO के एग्जाम में, या फिर क्या कहते हैं BPSC के एग्जाम का ये क्वेश्चन है। यस सर, यस सर। CDPO के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, रंगाराजन समिति। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कमेटी, रंगराजन गवर्नर भी थे। वो ये, हाँ वो गवर्नर थे एक टाइम पे। ये रघुराम राजन नहीं है, वो रंगाराजन अलग है, रंगाराजन उनका नाम अलग है। वो विमल जलान के बाद शायद गवर्नर, पहले या बाद में कोई गवर्नर थे वो। रंगराजन भी रहे। अच्छा बताइए, नरसिम्हन कमेटी किससे संबंधित है, कौन सा सर? नरसिम्हन कमेटी, बैंकिंग से। हाँ बैंकिंग सेक्टर से समिति है। वर्मा कमेटी किससे संबंधित है, बर्मा। वर्मा कमेटी बैंकिंग ही हुआ सर। बैंकिंग से संबंधित है। आपको मैं आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैं कम से कम 20-25 कमेटी का नाम आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे पास एक बुक है, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको मैंने इतना देर जो पढ़ाया वो समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो भी अच्छी बात है। अगर आपने कमेटी का नाम रट लिया तो BPSC उस लेवल का ही सवाल पूछेगी, कम से कम उतना तो आप बना के आ जाएंगे। और ये इतना टेक्निकल चीज मेंस में नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ PT में पूछा जाता है। मेंस में क्या पूछा जाता है पता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एक कॉन्सेप्ट है, वो समझा देते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देंगे क्लास को। उनका एक सवाल है NDTL वाला, वो ले लेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे।
प्रैक्टिस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है ये समझ लीजिए। मेंस में इस तरीके के सवाल आते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक का उदाहरण लेते हैं। एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, उसके पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपये जमा हुए हैं। 1 लाख रुपये में वो लोन किसको देना पसंद करेगा? आप गरीब स्टूडेंट को या अडानी को? अडानी को। क्यों? गरीब उससे स्टूडेंट ज्यादा कौन बोल रहा है भाई? इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा वहां से। दो बातें हैं, एक तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और दूसरा ये श्योरिटी है कि पैसा लौट के आएगा ही आएगा। जी आपको जी। दिया इंजीनियरिंग करने के लिए एजुकेशन लोन, आप कितना बढ़िया इंजीनियरिंग का डिग्री लेके निकलते हैं सबको पता है। तो वो तो पैसा बुड़ना है ना बैंक का। ये जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है क्या हो रहा है? बैंक का पैसा ही तो बुड़ रहा है उसमें से। तो इसलिए वो क्या करेगी सरकार, बैंक एचडीएफसी बैंक सोचेगी कि चलो मैं कुछ पैसे जो है कि 1 लाख रुपए मेरे पास आए हैं, मैं जो है कि इसमें से 40,000 रुपया अडानी साहब को और 30,000 रुपया अंबानी साहब को दे देता हूँ। ठीक है, अब 20,000 रुपया मैं रतन टाटा साहब को लोन के रूप में दे देता हूँ। मान लीजिए अगर इस तरीके का कंडीशन बनते रहा तो गरीब को लोन कौन देगा? गरीब को लोन कौन देगा? कोई देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। तो सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, एक नियम बनाती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, पीएसएल। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है कि वो कहता है कि देखिए 100 रुपये अगर आपके पास आते हैं, 100 रुपये आते हैं का क्या मतलब है कि सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर को आप हटा लीजिए। जैसे कि 100 रुपये बैंक के पास आएगा ना, तो 80 रुपये ही वो लोन के रूप में चला सकता है। वो 20 रुपये तो उसको रिजर्व में रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लोग मांगने के लिए भी तो पैसा जाएगा, मेरा पैसा दे दो भाई, मुझे, मेरा पत्नी बीमार पड़ गया है, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है, मुझे एडमिशन करवाने हैं। वो भी तो बैंक का एक काम है। 100 रुपया मान लीजिए आता है, 1 लाख रुपये बैंक में आया, तो 80,000 रुपया ही मोटा मोटी वो लोन के रूप में घुमा सकता है। अब उस 80,000 को आप 100% के रूप में मानिए, ठीक है। उस 80,000 को जो बैंक पैसा घुमाएगी तो वो क्या करेगी कि ज्यादा से ज्यादा अडानी अंबानी को देने का प्रयास करेगी। तभी आरबीआई जो है कि एक्टिव होगा कि भाई साहब, आपके पास जो 80,000 रुपये बैंक में लोन देने के लिए पैसे हैं, उसमें से 60% पैसा तो आप अडानी अंबानी को दीजिए, लेकिन 40% पैसा हम जहां जहां बोलेंगे वहां वहां दीजिए। तो किसको बोलेंगे? गरीब को दीजिए, किसान को केसीसी लोन के रूप में दीजिए, स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में दीजिए, या फिर स्टूडेंट को एजुकेशन लोन के रूप में दीजिए, महिलाओं को दीजिए, वो स्वयं सहायता समूह में जो एसएचजी चलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको लोन दीजिए। और फिर क्या कहते हैं, और भी जो गरीब के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, या फिर ईबीसी वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो छोटा छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, एमएसएमई वाले, पान ठेला रड़ी पटरी वाले, इन लोगों को भी तो कुछ कुछ लोन में दीजिए, तभी तो इन लोगों का भी जीवन यापन चलेगा। ये लोग उद्यम कहाँ से करेंगे? सिर्फ अडानी अंबानी से तो देश चलने वाला नहीं है। तो इसी को बोला जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मतलब कि 60% पैसा आप अमीर आदमी को बांटिए, अपने मन से जिसको बांटना उसको बांटिए, एनटीपीसी को दीजिए, ओएनजीसी को दीजिए, अडानी को दीजिए, अंबानी को दीजिए, वॉलमार्ट को दीजिए, फ्लिपकार्ट को दीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन 40% पैसा किसको देना है? गरीब को देना है। वो गरीब कौन होंगे? जो प्रायोरिटी के रूप में रहेंगे, महिला, किसान, बुजुर्ग, शिक्षा के लिए, उसके बाद फिर ग्रीन एनर्जी वालों को, इन सबको भी तो लोन देना है। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेला वाले, इन लोगों को, इसको बोला जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग कल जो है कि फिर 10:12 हो गए, मुझे जाना भी है एक जगह पे। कल इसके आगे पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को और आगे पढ़ के आइएगा। इसका नोट्स मैं शेयर कर दूंगा अभी आपको, और फिर आपको होमवर्क भी मैं शेयर कर दूंगा। आप सारे लोगों से नम्र निवेदन है कि उस होमवर्क को याद करके आइएगा। ठीक है, गुड नाइट।
अरे सारे लोग लेफ्ट करें, सो गए हैं क्या?